है लोक प्रशासन का उद्भव और उसका विकास, कि लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। तो इसके जनक जो है लोक प्रशासन के, वो है वुड्रो विल्सन। और ये राष्ट्र संघ को इनकी मस्तिष्क कहा जाता है। वुड्रो विल्सन को राष्ट्र संघ का मस्तिष्क कहा जाता है। प्रथम चरण की बात करें हम लोक प्रशासन में, इसके कुछ चरण हैं कि लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, तो उसकी बात करेंगे। तो हम इसके प्रथम चरण में देखेंगे कि राजनीति प्रशासन द्विभाजन की बात की गई है। राजनीति प्रशासन जो है वो अलग अलग है। वुड्रो विल्सन ने 1887 में प्रथम चरण की बात की थी, और इसका जो फेज है वो एग्जाम में आता है कि राजनीति विज्ञान के प्रथम चरण का फेज 1887 से लेकर 1926 तक इसका प्रथम पेज माना जाता है। और वुड्रो विल्सन ने प्रथम चरण में बात की है। इनकी बुक है वुड्रो विल्सन 1887 में इनकी एक मैगजीन आती है, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वुड्रो विल्सन जो है 1887 में द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक मैगजीन है, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली करके ये मैगजीन आती है वुड्रो विल्सन की। इसमें उन्होंने बात की है कि नीतियां बनाना राजनीतिज्ञों का कार्य है। जो पॉलिटिशियन होते हैं उनका काम है नीति बनाना, और राजनीतिज्ञों का अध्ययन राजनीति विज्ञान में होता है। उन नीतियों को लागू करने का कार्य लोक प्रशासन का है। कि जो नीति है वो राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन बनाते हैं, और उन नीति को लागू करने का कार्य जो है वो प्रशासन करता है। प्रशासकों का एक अलग विषय होना चाहिए, ना कि लोक प्रशासन एक विषय होना चाहिए। उनका ये मानना है कि लोक अलग होना चाहिए और प्रशासन अलग होना चाहिए, वुड्रो विल्सन का। तो वुड्रो विल्सन राजनीति प्रशासन द्विभाजन की बात करते हैं कि द्विभाजन का तात्पर्य ये हुआ कि प्रथम चरण जो 1887 से 1926 है, तो इसको वुड्रो विल्सन कहते हैं कि राजनीति और प्रशासन ये दोनों दो अलग अलग चीज है। कि राजनीति में राजनीतिज्ञ जो है वो नीतियां बनाते हैं, और प्रशासन द्वारा जो है इसे लागू किया जाता है। तो इसका जो विषय है वो अलग होना चाहिए। और ये कहते हैं कि विल्सन पहले व्यक्ति हैं जिसने ये ऐसी बातें कही हैं कि राजनीति विज्ञान और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच दीवार खड़ी करना चाहता है ये। उसके बाद विल्सनियन पुकार क्या है, जैसे वुड्रो विल्सन का। तो विल्सन के लेख जो है स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग विषय बनाने पर इन्होंने जोर दिया है, इसीलिए इन्हें विल्सनियन पुकार कहा जाता है। किसमें कहा है इन्होंने? अपने लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। सारे कुछ एकदम पॉइंट वाइज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिवाइड वाल्डो जो है वो उनको डिवाइड वाल्डो ने वुड्रो विल्सन को जनक कहा है। क्यों जनक कहा है? इसका जनक कहा है कि इनके बात को फ्रैंक जे गुडनाउ ने आगे बढ़ाया। वुड्रो विल्सन की बात को किसने आगे बढ़ाया? फ्रैंक जे गुडनाउ। फ्रैंक जे गुडनाउ की बुक की बात करें तो फ्रैंक जे गुडनाउ की बुक है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और ये बुक आई थी 1900 में। राजनीति विज्ञान और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फ्रैंक जे गुडनाउ स्पष्ट अंतर करते हैं। पहले तो वुड्रो विल्सन करते हैं, और उनके ही काम को फ्रैंक जे गुडनाउ ने आगे बढ़ाया है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और राजनीति विज्ञान को अलग करने के रूप में जनक के रूप में किन्होंने कहा है? ड्वाइट वाल्डो ने। फ्रैंक जे गुडनाउ की बात करें तो राजनीति का संबंध राजनीतिज्ञों से होता है, और राजनीतिज्ञों की एकमात्र योग्यता चुनाव होती है, जबकि इसकी जगह प्रशासनिक राजनीतिज्ञों की तुलना में योग्य होते हैं, क्योंकि वे मेरिट आधार पर चयनित होते हैं। फ्रैंक जे गुडनाउ के अनुसार राजनीतिज्ञों का संबंध जनता से ज्यादा होता है, प्रशासक का संबंध जनता से कम होता है। वुड्रो विल्सन का मानना है कि जो व्यक्ति होते हैं उनका संबंध जो है वो राजनीतिज्ञों से क्या होता है? अधिक होता है। वहीं अगर हम बात करें प्रशासक से तो इनका संबंध काफी कम होता है। राजनीतिज्ञ का अधिकांश कार्य नीति निर्माण में जाता है, जबकि प्रशासन का कार्य इसको क्रियान्वयन करने में। किसमें? क्रियान्वयन करने में। फ्रैंक जे गुडनाउ को अमेरिकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जनक या पिता कहा जाता है, इसी कारण, क्योंकि ये राजनीति का अधिकांश कार्य नीति निर्माण से है, जबकि प्रशासन का कार्य इनका क्रियान्वयन से है। तो इसलिए फ्रैंक जे गुडनाउ को अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पिता इन्हें कहा जाता है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पिता जो है वो वुड्रो विल्सन को किसने कहा है? ड्वाइट वाल्डो ने। तो ये हम दिखाएंगे कि ड्वाइट वाल्डो ने वुड्रो विल्सन को जनक कहा है। किसका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन अमेरिकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनक कौन है? फ्रैंक जे गुडनाउ। 1926 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर पहली बुक जो आई थी, जो एल.डी. वाइट की थी, वो बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1926 में ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है एल.डी. वाइट की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर ये पहली बुक आई थी। तो ये पहले चरण में हमने देखा कि किस तरह से वुड्रो विल्सन ने पब्लिक और राजनीति विज्ञान विभाजन की बात की। 1887 से 1926 का ये चरण था। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो मैगजीन है, जो पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली आती है, उसमें इन्होंने बात की है। ये काफी
इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने बोला है कि जो नीति बनाएगा वो राजनीतिज्ञ का काम होगा, प्रशासन इसे लागू करेगा, इसलिए ये दोनों अलग अलग विषय होना चाहिए। इनके विल्सोनियन पुकार की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग विषय बनाने पर जोर दिया, इसे ही विल्सोनियन पुकार कहते हैं। और ड्वाइट वाल्डो जो है वो वुड्रो विल्सन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर कहते हैं। और वुड्रो विल्सन के कार्य को किसने आगे बढ़ाया, तो इनके बाद को फ्रैंक जे गुडनाउ है वो आगे बढ़ाते हैं। और फ्रैंक जे गुडनाउ की इंपॉर्टेंट जो बुक है वो है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900। राजनीति विज्ञान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये अंतर करते हैं इस बुक में। फ्रैंक जे गुडनाउ के बारे में हमने देखा कि किस तरह से ये भी द्विभाजन की बात करते हैं और इस कारण इन्हें अमेरिकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जनक कहा जाता है गुडनाउ के द्वारा। इसके बाद हम बात करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर पहली बुक जो है वो एल.डी. वाइट की आती है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 में। दूसरे चरण की बात करें हम, दूसरे फेज की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1927 से 1937। और इस सेकेंड चरण को हम कहते हैं सिद्धांतों का युग। सिद्धांतों का युग इसलिए कहा जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांत पर पहली बार जो लिखी गई बुक थी वो बिलोवी की बुक थी, प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में। तो ये हम ध्यान रखेंगे, ये सब जितनी बातें हैं पॉइंट वाइज ये सारी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांतों पर पहली बार लिखी गई बुक बिलोवी की थी, प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में। 1937 में लूथर गुलिक और लिम्स उर्विक ने एक बुक लिखी और वो उस बुक का नाम था पेपर ऑन द साइंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और इस बुक के अंदर संगठन में जो ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांतों की चर्चा की गई। और लूथर गुलिक ने पोस्टकॉर्प सिद्धांत दिया। किसने दिया, तो लूथर गुलिक ने कौन सा सिद्धांत दिया, पोस्टकॉर्प सिद्धांत दिया। और पोस्टकॉर्प का फुल फॉर्म होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो लूथर गुलिक द्वारा दिया गया है। और लूथर गुलिक और उर्विक ने लिखकर एक बुक लिखा था संगठन के सिद्धांत की चर्चा के लिए, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 1937 का वर्ष जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उद्भव का सबसे महत्वपूर्ण विकास माना जाता है, क्योंकि ये गोल्डन पीरियड माना जाता है जो सेकेंड फेज है, क्योंकि ये सिद्धांत का युग था। और हेनरी फ्योल ने सिद्धांत जो संगठन के हैं उसके लिए इन्होंने 14 प्रिंसिपल, जो 14 सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया। हेनरी फ्योल की इंपॉर्टेंट बुक की बात करें तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन 1967 में आई, जो फ्रेंच भाषा में थी और इसका ट्रांसलेशन जो है अंग्रेजी में आई 1929 में। तो देखेंगे कि हम सेकेंड ही फेज जो है 1927 से 1937 में, इसमें फ्योल ने 14 सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और हेनरी फ्योल की इंपॉर्टेंट जो बुक है वो जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन 1906 है। और इस सेकेंड फेज को क्या कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरे चरण की बात करें तो इसे चुनौती का युग माना जाता है। इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1938 से 1947 है। और इसमें बात की है चेस्टर बर्नार्ड ने। तो चेस्टर बर्नार्ड की जो बुक है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 1938 में इसकी बुक आई है। और ये कहते हैं कि संगठन जो है एक सरकारी संस्था है। और उर्विक ने जो सिद्धांत दिए संगठन के ढांचे के, बर्नार्ड संगठन एक ढांचा नहीं है, उसमें बहुत सारी गतिविधियां होती है। बर्नार्ड कहते हैं कि संगठन एक ढांचा नहीं है, उसमें बहुत सारी गतिविधियां होती है। तो ये जो है चेस्टर बर्नार्ड वो कहते हैं कि संगठन एक सरकारी संस्था है। और उर्विक ने जो सिद्धांत दिए वो संगठन के ढांचे के थे। तो ये उर्विक की बातों से सहमत है। यह कहकर बर्नार्ड ने गुलिक उर्विक को चैलेंज कर दिया। किसने, बर्नार्ड ने। संगठन एक ढांचा नहीं है, उसमें बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। वैसे ही हमने देखा कि लूथर गुलिक जो है पोस्टकॉर्प की बात करते हैं संगठन के लिए, इसलिए इन्होंने चेस्टर बर्नार्ड ने इसको जो है चैलेंज किया है। हर्बर्ट साइमन द्वारा इसकी आलोचना की गई है प्रोवर्ब्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1946 में, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांतों की सबसे बड़ी चुनौती इसमें दी गई है। यह सिद्धांत नहीं तथा कथित सिद्धांत है। हर्बर्ट साइमन द्वारा इसको चुनौती दी गई है। कहा गया है कि क्योंकि इन सिद्धांतों में सार्वभौमिकता का अभाव है, यह सिद्धांत कम मुहावरे ज्यादा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांतों की सबसे बड़ी इसमें जो थर्ड फेज जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तीसरे चरण 1938 से 47, इसे चुनौती का युग कहा गया है, इसलिए क्योंकि इसमें सब में जो है सबकी आलोचना और क्रिटिसाइज करके चुनौती दी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विषय के बारे में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांतों की सबसे बड़ी चुनौती हर्बर्ट साइमन द्वारा दी गई है। ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 में, एक व्यक्ति जब प्रशासन के रूप में काम करता है तो उनके व्यवहार को कौन कौन से तत्व प्रभावित करता है। चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डहल ने गुलिक उर्विक के सिद्धांतों की आलोचना की और चुनौती दी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बर्नार्ड, साइमन, रॉबर्ट डहल, गुलिक उर्विक के सिद्धांतों की आलोचना में चुनौती दी है। तीसरे चरण जो 1938 से 47 था, इसमें रॉबर्ट डहल कहते हैं कि साइंस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
थ्री प्रॉब्लम्स 1947। इस बुक में रॉबर्ट डहल कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विज्ञान हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तीन समस्याएं हैं। एक तो तुलनात्मक अभाव है, दूसरा जो है वो एक तुलनात्मक अभाव है, दूसरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध वैल्यू से है, मतलब मूल्य से है, और तीसरा जो है प्रत्यक्ष से संबंध है। लूथर, गुलिक और उर्विक एक कमरे के अंदर बैठकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संगठन सिद्धांत दिया। इससे पता नहीं है कि दुनिया भर के प्रशासन में क्या चल रहा है। तो इस तरह से जो रॉबर्ट डहल द्वारा लूथर, गुलिक, उर्विक के जो सिद्धांत हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसको चुनौती दी गई है और कहा गया है कि ये साइंस हो ही नहीं सकता। अगर हम चतुर्थ पेज की बात करें तो ये जो है 1948 से 1970 तक है और ये पहचान का संकट है। इसकी बात करें तो रिग्स जो है, FW रिग्स, वो थ्री इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक 1961 में समाज विश्व को तीन भागों में विभाजित किया है। मतलब विश्व को इन्होंने, समाज को तीन भागों में विभाजित किया है। किसने? रिग्स ने। पहचान का संकट और चतुर्थ चरण की बात हो रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें इन्होंने बात की है तीन चरण में। एक तो बात की है फ्यूज्ड सोसाइटी, दूसरी बात की है प्रिज्मेटिक सोसाइटी और तीसरी क्या है? डिफ्रैक्टेड। तो विश्व को तीन भागों में बांटते हैं रिग्स और कहते हैं कि एक तो है अल्प विकसित, दूसरा है विकासशील और तीसरा है उच्च विकसित। तो निम्न तकनीकी है, इसमें वस्तु निर्माण है। अल्प विकसित में चैम्बर मॉडल है, परंपरागत सत्ता पर आधारित है। तीसरा जो विकासशील देश है वो, उसमें शाला मॉडल है, माध्यमिक तकनीक है, सिद्धांत पर आधारित है और योग्यता को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर भाई भतीजावाद देखने को हमें मिलता है। प्रिज्मेटिक जो विकासशील है, और डिफ्रैक्टेड जो उच्च विकसित है, उसमें उच्च तकनीकी है, मुद्रा विनिमय है, कानूनी तर्क संगत है, ब्यूरो मॉडल है। तो इस तरह से तीन जो पार्ट में समाज को बांटते हैं रिग्स के द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961 में। विकासशील देशों में, ये कहते हैं रिग्स की, विकासशील देशों में राज्य व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। तो फिर राजनीति और लोक प्रशासन अलग अलग कैसे? कहते हैं कि विकासशील जो देश है उसमें राजनीति व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। तो फिर राजनीति और लोक प्रशासन अलग अलग कैसे हुए? इससे जो वुडरो विल्सन से बात उठाई थी उसको रिग्स ने साबित कर दिया कि दोनों अलग अलग नहीं है। तो FW रिग्स जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान को एक ही मानते हैं, उनको अलग अलग नहीं बोलते। उसके बाद पांचवें चरण की बात करें तो पांचवें चरण में जो है लोक नीति दृष्टिकोण माना जाता है। 1971 से लेकर वर्तमान तक लोक नीति दृष्टिकोण। इसमें बात की गई है कि लोक नीति का निर्माण राजनीतिज्ञ करते हैं, लेकिन नीतियों के निर्माण में प्रशासन की भी भूमिका होती है। राजनीति और लोक प्रशासन को अलग अलग करना गलत बात है। तो इसमें भी वही बात की गई है कि राजनीति और प्रशासन को अलग अलग करना गलत है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1968 में मिन्नोब्रुक सम्मेलन अमेरिका में हुआ 1968 में। इसकी अध्यक्षता बहुत सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विद्वान द्वारा किया गया, जिसमें वाल्डो भी, इसकी अध्यक्षता वाल्डो ने की और बहुत सारे विद्वान थे। मिन्नोब्रुक सम्मेलन का कारण ये था कि 1950 से 70 में अमेरिका में तीन घटनाएं हुई। एक तो हुई श्वेत अश्वेत संघर्ष, बेरोजगारी, वियतनाम युद्ध और अमेरिका की हार। 1967 में हनी रिपोर्ट सुधार संबंधी सुझाव अमेरिकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। बेरोजगारी बढ़ी जिससे अमेरिकी प्रशासन की आलोचना हुई। 1967 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ, अध्यक्षता जेसी चार्ल्स फेयर, सुधार संबंधी सुझाव दिए। 1968 में मिन्नोब्रुक हुआ, अध्यक्षता ड्वाइट वाल्डो ने की, जो अमेरिका के थे। इन तीनों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सुधार के परिणाम स्वरूप न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से 1950 से 70 में अमेरिका में जो तीन घटनाएं हुई उसके बाद न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म हुआ। और यहाँ से हम देखते हैं कि किस प्रकार न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1970 के बाद आया और इसकी विशेषताएं जो थी है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रासंगिकता है वर्तमान समय के प्रति। इसमें जागरूकता देखने को मिलती है, मूल्य, लोगों की भावना की बात है, परिवर्तन होनी चाहिए, समानता की बात करता है कि समाज के पिछड़े लोगों हेतु। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पहला सुधार न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, दूसरा सुधार न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहलाता है। तो ये सब हम सुधार देखते हैं। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नवीन लोक प्रबंधन के जो जनक है वो क्रिस्टोफर वुड है। NPM जो है न्यू पब्लिक प्रबंधन, इसके जनक क्रिस्टोफर हुड है। 1991 के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो सुधार आए, इन परिवर्तनों को NPM कहा जाता है। इसको छठा चरण भी मान सकते हैं। 1980 से 90 के बीच में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से लोक प्रशासन में सुधार देखने को मिलता है। सभी कार्य प्रशासन के द्वारा किए जाने चाहिए, कहा गया इसमें न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। प्रशासन के द्वारा सभी कार्य नौकरशाही के आधार में वृद्धि, मतलब जो ब्यूरोक्रेट है उसमें काफी वृद्धि देखी गई।
और 1980 से 1990 में जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इंग्लैंड में प्रधानमंत्री मार्गरेट थेचर ने नौकरशाही के बढ़ते आकार, नौकरशाही के द्वारा जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य न किए जाने के कारण मार्गरेट ने इंग्लैंड में सुधार किए। नौकरशाही के आकार में कमी थी मार्गरेट के टाइम। इसकी जो इंग्लैंड में प्रधानमंत्री, नई अधिकारियों व कर्मचारियों की भर्ती बंद कर दी गई। जो भी अधिकारी कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती उनकी जगह संविदा पर भर्ती होती। सरकारी अफसर व कर्मचारी को, मतलब ये सारी चीजें जो कमियां थी, इसके कारण जो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमें 1980 से 90 में देखने को मिला। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन थैचरवाद से प्रभावित थे। अमेरिकी प्रशासन में सुधार किए रोनाल्ड रीगन। रिगनोमिक्स नाम से जाने जाते हैं अमेरिकी प्रशासन में रोनाल्ड रीगन को। सोवियत संघ, मिखाइल गोर्बाचेव जो रिगनोमिक्स से प्रभावित होकर, इन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव ने दो जो है वो मॉडल दिए थे। एक तो था ग्लासनोस्ट, दूसरा था पेस्ट्रोइका। दुनिया भर के देशों में लोक प्रशासन में सुधार हुआ, इसे ही न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहते हैं। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।